अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ इन अमीन किस तरीके से कंपेयर करानी है, बहुत आसान होता है, बस एक प्रॉपर तरीका होता है, उसको अप्लाई करना। आप देखो मैंने क्या लिखा है यहां पर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन। इसमें हम एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों की बात करेंगे। सबसे पहली बात, बेसिसिटी हमें किसके लिए कंपेयर करानी है। जैसे सपोज मेरे पास कोई एटम है, नाइट्रोजन एटम, इसके लिए हम कंपेयर कराते हैं, और इसके पास क्या है, लोन पेयर। अब यहां पर कुछ ग्रुप वगैरह लगे होंगे, तो हमें चेक ये करना है कि इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मतलब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके ऐसा बना देगा। ठीक है, यहां पर इस तरफ ग्रुप लगे होंगे और यहां के आ गया H और यहां के आ गया प्लस। तो इस रिएक्शन के लिए हम बोलेंगे इसका Kb, जैसे एसिड के लिए Ka बोलते हैं, इसके लिए क्या बोलते हैं, Kb बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस H प्लस को अपना दे दे, तो ये आसानी से दे दे, मींस बेसिसिटी ज्यादा है। तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि अवेलेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही बेसिसिटी कंपेयर कराते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन अगर ये ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब क्या ज्यादा, Kb ज्यादा, Kb ज्यादा तो क्या, Pkb कम, Pkb कम तो Pka ज्यादा, Pka ज्यादा तो Ka कम। मतलब इस तरीके से भी आपसे कनेक्ट करवा के पूछ लें तो आप कर लेना आराम से। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, मैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ में पॉइंट लिखते थे, वैसे ही बेसिक स्ट्रेंथ में कुछ पॉइंट आपको अगर पहले से पता होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक, ध्यान से देखना जरा, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 ये है कि बेसिसिटी, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड प्लस एम इफेक्ट या ग्रुप, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस एम। मतलब अगर मैं यहां पर प्लस आई लगा दूं तो ये डोनेटिंग होंगे, डोनेटिंग होंगे, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे और ये आसानी से लोन पेयर दे सकता है। अगर मैंने यहां माइनस लगा दिया तो ये खींचने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिंपल सा तरीका है, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखना ध्यान से। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड लोन पेयर है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है कंपैरिजन टू डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड। अब इसको हम जरा एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। लोकेलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकेलाइज्ड का मतलब क्या है, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है ना, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। अगर मैंने ऐसा लिखा है CH3 CH2 NH2, ठीक है, और एक ऐसा लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, अब बताओ जरा, दोनों के पास ही लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है। अब अगर कोई H प्लस इसके पास आएगा इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए, तो कौन सा वाला नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर दे देगा, जिसके पास अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। यहां जो लोन पेयर है वो तो रेजोनेंस कर रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर क्या होगा, लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। तो ये डीलोकेलाइज है, मतलब इसमें क्या है, रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो ध्यान से देखना जरा, अगर ये लोन पेयर अपने ही मॉलिक्यूल में रेजोनेंस कर रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर अपने ही मॉलिक्यूल में रेजोनेंस कर रहा है, तो जो H प्लस आएगा उससे बोलेगा भैया हमारा खुद का रेजोनेंस है, हम आसानी से तुम्हें लोन पेयर नहीं दे सकते। जबकि यहां पर रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर आसानी से H प्लस को अपना लोन पेयर दे देगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये हो गया लोकेलाइज, ये हो गया डीलोकेलाइज। पॉइंट नंबर 3 देखना जरा ध्यान से। पॉइंट नंबर 3 में अगर आपके पास एरोमेटिक अमीन्स वगैरह आ गई तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से रखना है आपको, याद क्या, कि एक इफेक्ट ध्यान रखना है SIR और एक इफेक्ट ध्यान रखना है SIP। SIR का मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस और SIP का मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। ध्यान से सुनो जरा, SIR का फुल फॉर्म है स्टेरिक, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस, और इसका नाम क्या है SIP का, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, इन प्रोटोनेशन। तो नाम से ही क्लियर है, प्रोटोनेशन नहीं होने दे रहा है। मतलब क्या बोल सकता हूं मैं कि स्टेरिक इफेक्ट की वजह से प्रोटोनेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से नहीं दे पा रहा है। तो जहां कहीं भी SIP इफेक्ट देखना तो वहां लिखेंगे हम क्या, लीस्ट बेसिक होता है जब भी आप कंपैरिजन कराओगे, और SIR से क्या होता है, मोस्ट बेसिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस का मतलब क्या है कि रेजोनेंस हो नहीं पाएगा जिससे नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल रहेगा। कैसे, जैसे ये कहां लगता है वो देखो जरा, 3 डिग्री एंड 2 डिग्री एरोमेटिक
अमीन्स, ये ध्यान रखना। मतलब बेंजीन होगी, उसके ऊपर एक 2 डिग्री होगा नाइट्रोजन और एक 3 डिग्री होगा, और अगर 3-2 में कंपेयर कराना है तो 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, रिपल्सन ज्यादा होगा, तो आसानी से लोन पेयर दे देगा। जबकि ये कहां लगता है 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन में, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या होगा, एक नाइट्रोजन लगा होगा और बाकी 2 H होंगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो ये हो गया मेरे पास क्या, बेंजीन, यहां लगा है NMe2, Me मतलब मिथाइल, तो ये 3 डिग्री अमीन हो गई, यहां पर G ग्रुप लगा होगा, और अगर ये 2 डिग्री बना दूं मैं, मतलब यहां क्या लगा दूं, NHMe लगा दूं, और यहां क्या है G ग्रुप, और G ग्रुप आप जानते हो क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप, जैसे मिथाइल हो गया, ठीक, मिथाइल नाइट्रो ग्रुप, इस टाइप के बल्कि ग्रुप जो अपन ऑर्थो इफेक्ट में सीखे थे वही वाले, है ना। तो बल्कि ग्रुप अगर यहां लगे हैं तो ये SIR लगाएगा, ये भी लगाएगा, और अगर इन दोनों में भी कंपेयर करानी है तो 3 डिग्री में ज्यादा SIR लगेगा कंपेरिजन टू 2 डिग्री, ठीक। 1 डिग्री में लिस्ट बेसिक क्यों हो जाता है, क्योंकि जो 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है उसमें SIP लगता है, क्या, ये जो NH2 है इसके पास में G ग्रुप लगा दो, और G कौन सा ग्रुप है आपका, बल्कि ग्रुप, मिथाइल अल्काइल ग्रुप हो गया, NO2 वगैरह ये सब है ना, बल्कि ग्रुप। तो इससे क्या हो जाता है, बेसिसिटी कम हो जाती है, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन होता है, ठीक। एक्चुअल में होता क्या है, जब इसको H+ मिलता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है NH3+ में, तो उस रिएक्शन के लिए जो Kb है वो कम हो जाता है, क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, लेस स्टेबल। क्यों, NH3+ और G के बीच में रिपल्सन से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अगर मैं आपको बना के बताऊं ये वाला कि ऐसा इसमें क्यों होता है, इसने H+ अगर दे दिया तो ये बना लेगा क्या, NH3+ बना लेगा, और क्या आएगा G। तो इस रिएक्शन का जो Kb है वो कम हो जाता है, कम होने से मतलब बेसिसिटी इसकी क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि ये जो बना और ये जो G ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, इसके बीच में होता है रिपल्सन, तो ये हो जाता है क्या, लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल होगा तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो बेसिसिटी को कम कर देगा। जबकि यहां पर पहले ही रिपल्सन है, पहले ही रिपल्सन, इसका मतलब यहां नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अवेलेबल है, मोर अवेलेबल है, ठीक। यहां पहले रिपल्सन नहीं है, रिपल्सन कब लगा, बाद में लगा, NH3+ ग्रुप बनने के बाद। तो यहां प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, यहां रिएक्टेंट में ही SIR इफेक्ट लगने से लेस स्टेबिलिटी आ रही, मतलब ये अपना लोन पेयर आसानी से दे देगा। तो ये ध्यान रखना, फिर से बात बोल रहा हूं, SIR से एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों बढ़ती है। एसिडिक स्ट्रेंथ कहां पर बढ़ती है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक, बेंजीन के ऊपर COH, और बेसिक स्ट्रेंथ कहां बढ़ती है, बेंजीन के ऊपर 3 डिग्री या 2 डिग्री अमीन होगा तो बढ़ेगी, 1 डिग्री में मत बढ़ा देना, 1 डिग्री में सब कम हो जाती है, ठीक है। तो ये अभी तक अपन ने 3 पॉइंट इसके लिखे हैं, इसको नोट करो, फिर और भी पॉइंट्स है वो भी लिख देता हूं मैं, लिख लो इसको पहले। चलो तो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 ध्यान से लिखना जरा, क्या लिख रहा हूं मैं, अमीन्स आर मोर बेसिक, अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमाइड्स फॉलोड बाय साइनाइड्स। इसका मतलब क्या है, अब यहां पर अगर मान लो डिफरेंट फैमिली ले आइए, अमीन ले आए, अमाइड ले आए, साइनाइड ले आए, क्योंकि तीनों में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। जैसे मान लो अमीन इन्होंने लिखी क्या, RNH2 लिख दी, ठीक है, इसके पास लोन पेयर, अमाइड इन्होंने लिख दी RC डबल बॉन्डो NH2, इसके पास लोन पेयर, और साइनाइड लिख दिया इनने RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसके पास लोन पेयर। मतलब साइनाइड में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, क्योंकि एक लोन पेयर एक सिग्मा। यहां हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, क्यों, आप बोलोगे सर 2 सिग्मा आ गए, सॉरी 3 सिग्मा आ गए और 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा कैसे, 2 H वाले और एक ये, और एक लोन पेयर, तो sp3 होना चाहिए। ऐसा मत कर देना, गलती हो जाएगी। क्यों, अमाइड में ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस करता है मतलब ये पाई बॉन्ड बनाने जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन में पाई काउंट नहीं करते, क्या काउंट करते हैं, सिग्मा। तो हम इसके सिर्फ 3 सिग्मा काउंट करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। ध्यान से समझना, अगर ऐसा अमीन लिखा है तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है तो इसको तो हम sp3 बोलेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अमीन ऐसा आ जाए, कैसा, RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 और इसके पास लोन पेयर, तो आप बोलोगे सर इसमें भी तो लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लोन पेयर रेजोनेंस करने जाएगा तो ये लोन पेयर पाई बना लेगा, तो इसके हम हाइब्रिडाइजेशन में 3 सिग्मा काउंट करेंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो अमीन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है। sp3 कहां होगा, अगर लोकलाइज होगा, sp2 कहां होगा, अगर डीलोकलाइज होगा, मतलब रेजोनेंस होगा। अमाइड में तो sp2 पहले से ही है और साइनाइड में sp पहले से है। अब मैं ऑर्डर लिख रहा हूं पूरा, मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों अमीन्स को ले लेता हूं, इसको बोल रहा हूं A, इसको बोल रहा हूं B, इसको बोल रहा हूं C और इसको बोल रहा हूं D। तो ध्यान से देखना, A की बेसिसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद B आएगा, उसके बाद C आएगा, उसके बाद D आएगा।
अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि अमीन की बेसिसिटी अमाइड से ज्यादा होती है फिर साइनाइड, तो उसका रीजन तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। हाइब्रिडाइजेशन से अगर मैं चलूं तो sp3 में s करेक्टर कम है, sp2 में s करेक्टर और बढ़ गया, sp में s करेक्टर और बढ़ गया। s करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और उस पर रहने वाला लोन पेयर स्टेबल रहेगा, ये आप बात जानते हो, ठीक। अब आप इन दोनों sp2 में कैसे कंपेयर करा रहे हो, कौन से वाले, इन दोनों में। अब ध्यान से देखना, इसका लोन पेयर जब रेजोनेंस करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्रिएट करेगा, सही बात है। इसका लोन पेयर जब रेजोनेंस करेगा तो कार्बन पे नेगेटिव करेगा, इसका मतलब इसका लोन पेयर अच्छा रेजोनेंस करेगा कंपैरिजन टू ये वाला। तो ये मोर अवेलेबल है, ये लेस अवेलेबल है, इसलिए मैंने इन दोनों sp2 में कंपेयर करा दिया, तो बी का ज्यादा है किससे, सी से। क्लियर बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करोगे उसका तरीका बता रहा हूं। कंपेयर बेसिसिटी, सबसे पहले कभी भी अमीन्स की बेसिसिटी का आपके सामने क्वेश्चन दिखे तो दिमाग में सबसे पहले यह आना चाहिए कि नाइट्रोजन के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करनी है। जितना ज्यादा अवेलेबल लोन पेयर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ होगी। ध्यान से देखना, इसका जो लोन पेयर है क्या ये रेजोनेंस कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, सही बात है। इसका मतलब इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है लोन पेयर की किसी H+ को देने की, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, मतलब A की कम और B की क्या हो जाएगी, ज्यादा। बहुत सिंपल सा है। इसमें ध्यान से देखना जरा, इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इस गोले का मतलब क्या है, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड है इस तरीके से, ठीक। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, नहीं करेगा। बहुत लोग गलती करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, ऐसा मत कर देना। लोन पेयर वाले एटम के पास पहले से ही डबल है रिंग में, तो वो दोबारा डबल नहीं बनाएगा। क्यों, अगर ये लोन पेयर यहां डबल बनाने चला गया तो इस नाइट्रोजन के पास 2 सिग्मा sp हो जाएगा और sp पे बॉन्ड एंगल क्या होता है 180, तो रिंग टूट जाएगी। क्यों, बॉन्ड सीधे होने चाहिए, रिंग में तो ऐसे होते हैं, इसका मतलब ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये लोन पेयर आप सोचो कि ये रेजोनेंस है, तो ये रेजोनेंस नहीं है, मतलब लोन पेयर अवेलेबल है। जबकि यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करने जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड नहीं है पहले से, पहले उसके पास सिंगल है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस करने जाएगा। तो ये लेस अवेलेबल, ये मोर अवेलेबल, मतलब पायरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल। ये ध्यान रखना, ए वाले का नाम पायरिडीन है, बी वाले का नाम पायरोल है, याद होगा आपको नाम। समझ गए बात को कि यहां अवेलेबल क्यों है, यहां क्यों नहीं है, यहां रेजोनेंस है, यहां रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। अगला देखना जरा, ये है अपने पास 2 डिग्री अमीन, ये है 3 डिग्री एरोमेटिक में आ गया, मतलब बेंजीन रिंग के साथ, और ये है 1 डिग्री। आपको पता है 1 डिग्री में अगर यहां पर ग्रुप R लगा हो तो SIP लगता है 1 डिग्री में, और यहां क्या लगता है SIR, और यहां भी क्या लगता है SIR। क्यों, ग्रुप कहां लगा रखे हैं, ऑर्थो पे लगा रखे हैं, ठीक। और अब रिपल्सन किसमें ज्यादा होगा बताओ, तो 3 डिग्री वाले में रिपल्सन ज्यादा होगा, मतलब B की बेसिसिटी ज्यादा होगी, फिर आएगा A, और सबसे लास्ट में तो आपको C रखना है, SIP लग रहा है। SIP से बेसिसिटी कम होती है और SIR से बेसिसिटी बढ़ती है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर मैं और भी क्वेश्चन आपको करके बताता हूं। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन, इसको लिख लो पहले। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन ध्यान से देखो और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इन तीनों में बेसिसिटी कंपेयर करानी है, ठीक है। तो लोन पेयर मेरे पास नाइट्रोजन में यहां भी है, इधर भी है और इधर भी है। चलो बताओ जरा, नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल किस में है, मतलब यहां लोकेलाइज और डीलोकेलाइज लगाया करो आप, ठीक है। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, यस। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, यस। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, इसका मतलब सी वाले की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब इसका लोन पेयर रेजोनेंस में, इसका रेजोनेंस में, देखो अगर इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो एक बात गौर करो, लोन पेयर रेजोनेंस में जाने से पहले बेंजीन रिंग, ये क्या है, ये है एरोमेटिक, ठीक है। क्या है ये, एरोमेटिक। जबकि इसका लोन पेयर जब जाएगा तब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा, तब जाके ये एरोमेटिक बनेगा। क्या बनेगा, तब जाके ये एरोमेटिक बनेगा। तो यहां लोन पेयर मोर अवेलेबल है, यहां लेस अवेलेबल है। क्यों, इसको जाना ही जाना है, स्टेबिलिटी लेनी ही है ड्यू टू एरोमेटिसिटी। इसका मतलब मोर अवेलेबल किस में है, बी वाले में, और फिर क्या आएगा, ए वाला आएगा। बहुत सिंपल है। अगला देखो, NH2 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 मतलब 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन आ गई बेंजीन के साथ। ये क्या है, मिथाइल है, ठीक। तो यहां लग गया SIP। क्यों, 1 डिग्री में SIP लगता है, ध्यान से सुन लो, 1 डिग्री में SIP लगता है। यहां क्या लगेगा, इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा पर है तो ओनली +I, और यहां क्या लगेगा पैरा पे, +M एंड +I, किसका, मिथाइल का। आप +H भी लिख सकते हो, +M भी लिख सकते हो इसके लिए, मिथाइल के लिए। क्यों, +M ड्यू टू +H होता है, ठीक। अब इन दोनों में डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा, ये वाला, और इसमें एक ही है। अच्छा, इसको तो सबसे पीछे फेंक दो ना, क्यों, SIP से बेसिसिटी सबसे कम।
अब इन दोनों में कंपेयर कराओ तो बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई और इनवर्सली टू माइनस एम माइनस आई। अब यहां एम है यहां आई है, दोनों प्लस है तो एम डोमिनेट करता है, तो सी ज्यादा, उसके बाद बी और लास्ट में। समझ गए बात को? बहुत ध्यान से देखते जाओ, एक एक क्वेश्चन क्लियर समझ में आपको आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे। देखना यहां NO2 क्या है, बल्कि है, SiP लगाएगा। यहां NO2 क्या है, ओनली माइनस आई, क्यों, मेटा पे लगा है। और यहां NO2 क्या है, माइनस एम है और माइनस आई है। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा लेना है, माइनस एम, यहां माइनस आई, यहां SiP। अच्छा, ग्रुप चाहे प्लस एम हो या माइनस एम हो, SiP से आंसर सबसे पीछे हो जाता है, बेसिसिटी सबसे कम हो जाती है। अगला देखना, बी और सी में कैसे, यहां माइनस एम ले लो, यहां माइनस आई ले लो। अब बताओ, बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस एम। इसका मतलब इस वाले की बेसिसिटी कम और बी वाले की ज्यादा। क्यों, वहां माइनस एम था, यहां माइनस आई था। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, इसी में मिक्स कर दिया। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर डोनेशन की टेंडेंसी, इसके पास और इसके पास कंपेयर करानी है। इन शॉर्ट इनकी बेसिसिटी कंपेयर करानी है। ध्यान से देखो, ये क्या है, अमीन है, ये क्या है, अमाइड है, ये क्या है, साइनाइड है। काम खत्म हो गया, बी वाले की ज्यादा, फिर सी वाले की और फिर ए वाले की। अगर अमीन अमीन होते तो हम बोलते इसके लिए ये बहुत बल्कि ग्रुप है, तो यहां SIR लग जाएगा। लेकिन तीन डिफरेंट फैमिली है, मतलब डिफरेंट कैटेगरी है, मतलब इनकी बेसिसिटी हम डायरेक्ट कंपेयर करा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखो, क्या पॉइंट है कि ग्वानिडीन ग्रुप इज मोस्ट बेसिक, जो आपके सिलेबस में है सबसे ज्यादा बेसिक ग्रुप है। क्या, ग्वानिडीन ग्रुप इज मोस्ट बेसिक। क्यों, उसमें मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन कौन सा होता है, अगर आपसे पूछ ले तो आप बता देना। ठीक है, ऐसा होता है ये NH2 C डबल बॉन्ड NH और यहां NH। ठीक है, इधर कुछ ग्रुप वगैरह लगा रहता है। तो अगर आपसे इनमें मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन पूछे तो आप बोलोगे ये वाला। क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर देने की अवेलेबिलिटी है, जबकि ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर सिंगल डबल, और ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन भी पूछे तो ये वाला होगा। ठीक है, इस तरीके से बेसिसिटी के मैंने आपको सारे केसेस कवर करवा दिए। इफेक्ट भी आ जाएं, डिफरेंट फैमिलीज भी आ जाएं, बहुत अच्छे से बेसिसिटी का क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रेंथ होता है। जो तरीके मैंने आपको बताए हैं वो तरीके आप लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और बेसिक स्ट्रेंथ इसमें देख लेते हैं, मिथाइल वाले और इथाइल वाले केस में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली चीज क्या है, आपको इसके आंसर याद होने चाहिए पहले से ही। ठीक है, तो बेसिसिटी क्या है यहां पर, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री इन एक्वस, और 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री इन गैस फेज, है ना। एक्वा सॉल्यूशन और गैस फेज में ये आंसर है इसके। और इधर क्या है, बेसिसिटी, यहां जो आंसर है बेसिसिटी का 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री इन एक्वा सॉल्यूशन और 3 to 1 इन गैस फेज। ये आपको पहले से याद होना चाहिए, आंसर पहले बता रहा हूं क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बेस्ड है। अब इसमें फैक्टर क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस वजह से ये आंसर आया, किस वजह से ये आंसर आया। ध्यान से देखो, गैस फेज में आंसर सेम है, मतलब गैस फेज में जो इफेक्ट काम आता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव लगता है इसमें। कैसे, यहां सिर्फ एक ही प्लस आई लग रहा है, यहां 2 मिथाइल का प्लस आई, यहां 3 मिथाइल का प्लस आई, यहां 1 इथाइल का प्लस आई, यहां 2 इथाइल का, यहां 3 इथाइल का। तो गैस फेज में तो कोई बात नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई है। लेकिन एक्वस में यहां आंसर 213, याद करने के लिए बता रहा हूं, 213 याद रखना, और यहां 231। ऐसा क्यों हो जाता है, यही मेन फैक्टर है। गैस फेज में कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल प्लस आई पर डिपेंड करता है। तो इन गैस फेज यहां जो बेसिसिटी का ऑर्डर लिखा है, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, तो गैस फेज में तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या है, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। लेकिन एक्वा सॉल्यूशन में यहां लगता है सॉल्वेशन इफेक्ट। क्या लगता है, सॉल्वेशन। ध्यान से सुनो, इन एक्वा सॉल्यूशन सॉल्वेशन ऑफ प्रोटोनेटेड स्पीसी इज अकर्ड। मतलब यहां पर एक्वस में सॉल्वेशन हो जाता है।
अब ये सॉल्वेशन वाला फैक्टर क्या होता है वो मैं आपको यहां पर डिटेल से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। इसको बोलते हैं अपन सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। कैसे होता है, दोनों में से कोई भी एक ले लेते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसका लोन पेयर दिलवाया किसे, H+ को, तो ये आपको कैसा दिखेगा, ये वाला कैसा दिखेगा, ये दिखेगा CH3N और इसके पास कितने H आ जाएंगे, 2 पहले से, एक और आ जाएगा और यहां प्लस। अगले वाले में क्या होगा, CH3N CH3H H और यहां प्लस। अगले वाले में क्या होगा, CH3N H+ और CH3 और CH3, ऐसा है। अब अगर ये पानी में है, इसका मतलब अब ये करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, तो यहां 3 H अवेलेबल है नाइट्रोजन से कनेक्टेड, तो ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। यहां कितने अवेलेबल हैं, 2 ही अवेलेबल हैं, तो यहां 2 करेंगे। यहां कितने अवेलेबल हैं, 1 ही है, तो यहां 1 करेगा। तो अगर मैं सॉल्वेशन की बात बोलूं तो सॉल्वेशन से स्टेबिलिटी आती है, तो अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। अगर सॉल्वेशन से बात करूं तो स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी 1 डिग्री की ज्यादा है कंपेरिजन टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो 1 डिग्री वाला अगर स्टेबल ज्यादा है तो 1 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन। तो बेसिसिटी क्या होना चाहिए थी, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन। लेकिन अगर मैं प्लस आई इफेक्ट लगाऊं अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग बेसिसिटी होनी चाहिए 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू प्लस आई जो बेसिसिटी है वो क्या होना चाहिए, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। बेसिसिटी का जो ऑर्डर है 1 2 3 वो किस वजह से है, सॉल्वेशन की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहां पर, और यहां जो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है उसकी वजह से 3 to 1 आया। तो इसका और इसका कॉमन इफेक्ट लगाना है, क्यों, ये है अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। तो सॉल्वेशन की वजह से 1 2 3, प्लस आई की वजह से 3 to 1, तो ओवरऑल दोनों फैक्टर जो होते हैं वो आपको इसमें याद रखना है 2 1 3 और यहां 2 3 1, सीधी सी कहानी खत्म। समझ गए, बस आपको आंसर पहले से पता होना चाहिए। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन फैक्टर बेस्ड पूछ सकते हैं कि बताओ किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है, सॉल्वेशन किसमें होता है किसमें नहीं होता, वो आपको पता होना चाहिए। और इथाइल मिथाइल वाला ही याद रखना है। इसके बाद अगर आप चले गए, कोई भी अल्काइल आ जाए, तो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सॉल्वेशन का फैक्टर नहीं लगता है। अगर मान लो मैंने यहां ब्यूटाइल लिख दिया, यहां Bu, यहां Bu2 और यहां Bu3, तो चाहे तुम एक्वस ले लो चाहे तुम गैस फेज ले लो, आंसर 3 to 1 ही रहेगा। एक्वस का फैक्टर मिथाइल इथाइल तक ही चलता है, प्रोपाइल और उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, चाहे कोई सा भी मीडियम हो, चाहे गैस फेज हो या एक्वस मीडियम हो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये कहानी थी बेसिसिटी की। सारे के सारे केसेस मैंने यहां पर आपको कवर करवा दिए हैं, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं और एरोमेटिसिटी वाले टॉपिक पर चलते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है, मोस्टली लोगों को पता रहता है, फटाफट से कवर कर लेते हैं। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, इससे हमें कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में जानकारी मिलती है। अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूं, किसका, स्टेबिलिटी का, तो स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिक की ज्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक की और फिर एंटी एरोमेटिक की। ठीक है, एरो, नॉन एरो, एंटी एरो, अन्ना ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अन्ना, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, मोस्टली याद रहता ही है। अब आप चेक कैसे करोगे कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक है, उसके लिए क्या कंडीशन है। पहला पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं, पॉइंट नंबर 1 लिखना, देखना, सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक। साइक्लिक सिस्टम बनना चाहिए, मतलब रिंग होनी चाहिए, ये आप देख लोगे। ठीक है, ये तो आपको आंखों से पता चल जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड होना चाहिए मतलब लोन पेयर सिंगल डबल, प्लस सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, और हर एक एटम कॉन्जुगेशन में काउंट होना चाहिए। ठीक, पूरे रिंग का। ठीक है, तीसरा प्लेनर होना चाहिए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 से चेक कर लोगे आप। ठीक है, यहां तो कॉन्जुगेशन आपको पहले से ही पता है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, sp2 आ रहा है मतलब प्लेनर है। हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, रिंग वाले का है ना। पॉइंट नंबर 4 यहां से अलग हो जाता है। क्या, अगर मैं ये 3 कंडीशन बताऊं तो ये 3 कॉमन कंडीशन है, किसके लिए, एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के लिए। अब यहां से 4th कंडीशन अलग करती है इनको, और 4th कंडीशन क्या है, अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, यानी कि कौन सा रूल फॉलो किया, हकल्स रूल अगर फॉलो किया, तो हम बोलते हैं कि सिस्टम क्या होगा, एरोमेटिक होगा।
और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए मतलब 4 का मल्टीपल हुआ तो सिस्टम क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। इस रूल का कोई नाम नहीं, इसका हकल्स है, इसका अपने नाम से याद कर लेना जो भी आपका नाम है, ठीक है। अब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में n क्या है, यहां 0 1 2 3 ये अपनी तरफ से पुट करो और यहां पे जो नंबर्स आते हैं जैसे 0 पुट करोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पुट करोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। यहां पर 4 का मल्टीपल आता है, यहां पर n होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब 4 का मल्टीपल। अब अगर इन तीनों मतलब स्टार्टिंग की तीनों कंडीशन में भी कोई एक फेल हो गई तो डायरेक्ट वहीं बोल दोगे नॉन एरोमेटिक। अगर ये तीनों पास हो गई तो या तो ये आंसर है या ये आंसर है। अगर इन तीनों में से ही कोई फेल हो गई तो बोल दोगे वहीं पर कि भाई साहब नॉन एरोमेटिक है ये, ठीक है। तो मैं यहां पर पॉइंट बना के लिख देता हूं क्या, इफ एनी ऑफ द वन कंडीशन, एनी ऑफ द वन कंडीशन from 1 2 and 3 is fail, then system must be non aromatic। समझ गए। अब आपको ये अप्लाई कैसे करना वो मैं आपको अप्लाई करके बता रहा हूं। जैसे ये 3 क्वेश्चन मेरे सामने लेके, सिंपल से क्वेश्चन है, फिर इसके हम और भी क्वेश्चन और भी केसेस लेंगे, ठीक है। इसको देखो गौर से, क्या ये साइक्लिक है, देखो पहली कंडीशन हमें क्या क्या लिखना है, साइक्लिक बताना है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड बताना है, कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है, प्लेनर बताना है, उसके बाद कमेंट करना है कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। ध्यान से देखना, क्या ये साइक्लिक है, यस। क्या ये कॉन्जुगेटेड है, हर एक एटम कॉन्जुगेशन में आ रहा है, देखो डबल सिंगल डबल, डबल बोला तो आपने ये ले लिया और ये ले लिया, सिंगल बोला तो यहां पहुंच गए, डबल बोला तो यहां पहुंच गए, तो अल्टरनेट डबल है, इसका मतलब कॉन्जुगेटेड है। प्लेनर है क्या, सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, क्यों 1 2 3 सिग्मा और एक ये भी तो सिग्मा है, H। मन की आंखों से देखना H को, ऐसे दिखता नहीं है, आपको ध्यान रखना है, 3 बॉन्ड है तो चौथा H है, ठीक है। तो प्लेनर हो गया क्योंकि 3 सिग्मा काउंट होंगे, पाई काउंट नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में। अब आप कमेंट करो, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, कमेंट। अब कमेंट कैसे करोगे आप ये देखो कि कौन सा सिस्टम है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आपको कैसे चेक करना है, इसको आप रटो मत, मैं तरीका बता रहा हूं। अगर ये 3 कंडीशन पास हो गई तो भैया या तो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। अगर 4 का मल्टीपल हुआ तो एंटी एरो, अदरवाइज एरो, सीधा सीधा फंडा है। देखो बताओ कितने पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 2 पाई बॉन्ड में कितने, 4, तो 4 आ गया ना, मतलब 4 का मल्टीपल। तो कमेंट क्या करोगे, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि यहां 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ध्यान से देखना जरा, अगला देखो, साइक्लिक है, बिल्कुल सही, कॉन्जुगेटेड है, सही, क्यों अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहे हैं, सारे काउंट हो रहे हैं। प्लेनर है, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सबका, ठीक है, मैं एक लिख रहा हूं बाकी सबका है। अब बताओ जरा कितने पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6, 4 का मल्टीपल होता है क्या, नहीं होता ना, मतलब सीधा क्या लिखोगे, एरोमेटिक। 4 का मल्टीपल एंटी एरो है, अदरवाइज एरो है। अगर ये 3 कंडीशन फेल नहीं हुई तो पास हो गई, तो ये बात है। अगर इन तीनों में से ही कोई एक फेल हो गई तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर लोगे, निकाल के वही नॉन एरोमेटिक लिख दोगे ना। अगर ये 3 पास हुई तभी तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होता है। ध्यान से अगर ये 3 पास हो गई तो ही मैं ये या ये आंसर दूंगा। इन तीनों में से कोई एक फेल हो गई तो वही नॉन एरोमेटिक लिख देंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखना जरा, साइक्लिक है, यस। अब ध्यान से देखो, आपको देखने में क्या लग रहा है, डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल, लेकिन यहां एक कहानी ये आ जाती है कि ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसके लिए सीधी सीधी बात ये है, नॉन प्लेनर ड्यू टू टब लाइक स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना, ड्यू टू टब लाइक स्ट्रक्चर। तो इसलिए आप बोलोगे सीधा सीधा क्या, नॉन एरोमेटिक होता है ये। और ये टब लाइक स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इसका यहां बना देता हूं, इस टाइप से होता है ये टब लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो जरा, ऐसा, इस तरीके से ऐसा निकला है टब जैसा, ठीक है। तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसा है ये, ठीक। तो ये टब लाइक स्ट्रक्चर है, ये अलग प्लेन में चले गए कार्बन और ये अलग प्लेन में है। तो टब लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। अब ये ध्यान से सुनो, इनके नाम भी होते हैं, इनको बोलते हैं एनुलिन्स। क्या बोलते हैं, एनुलिन्स। एनुलिन्स का मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेटेड रिंग विदाउट चार्ज, और ये इवन नंबर में ही होता है, जैसे 4 की रिंग, 6 की रिंग, 8 की रिंग। तो इसको बोलूंगा एनुलिन्स में क्या,
इसका नाम हो जाएगा 4 एनुलिन। जितने कार्बन होते हैं, जैसे ब्रैकेट में हम ऐसे लिखते हैं एक्स एनुलिन, और एनुलिन का मतलब क्या है, एनुलिन, एनुलिन में एक्स क्या है, एक्स है नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग। तो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड रिंग होती है विदाउट चार्ज, तो इसको बोलोगे 4 एनुलिन, इसको बोलोगे 6, इसको बोलोगे 8, ऐसे आप चलोगे आगे 10, 12, 14 इस टाइप से, ठीक है। तो 4 एनुलिन क्या हो गई, एंटी एरोमेटिक, 6 वाली क्या हो गई, एरोमेटिक, 8 वाली क्या है, नॉन एरोमेटिक, और एक और होता है 10 एनुलिन, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं यहां बना देता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं 10 एनुलिन क्या है, तो एनुलिन का मतलब क्या होगा, रिंग हो गई, और रिंग के साथ क्या हो गए, यहां पर ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो गए, तभी तो इसको एनुलिन बोलोगे। तो 8 एनुलिन ये है और 10 ये है। अब ध्यान से सुनना, इस 10 एनुलिन में यहां पर जो H होते हैं वो अलग अलग प्लेन में, अगर ये डार्क में H बनाया तो यहां का H क्या होता है, डैश में होता है, इसका मतलब ये भी नॉन प्लेनर होता है, और नॉन प्लेनर की वजह से क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। अब ध्यान से सुनो, 4 एनुलिन एंटी, 6 एरो, 8 और 10 नॉन एरो। उसके बाद अगर आपके पास ब्रैकेट में मतलब रिंग में कार्बन अगर 4 का मल्टीपल है तो वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, और नहीं है तो एरोमेटिक, ऐसा चलेगा, समझ गए। 4 एनुलिन एंटी एरोमेटिक, 6 एरोमेटिक, 8 और 10 नॉन एरोमेटिक, 12 किसका मल्टीपल है, 4 का, एंटी एरोमेटिक, 14 4 का मल्टीपल है क्या, नहीं, एरोमेटिक, 16 4 का मल्टीपल है, एंटी एरोमेटिक, ऐसे चलते जाना, ठीक है। तो एनुलिन्स क्या होती हैं, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड रिंग विदाउट चार्ज अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो ये कहानी हो गई इसकी, इसको नोट करो, फिर मैं कुछ चार्ज वाली स्पीसी का भी आपको बताता हूं, कुछ हेट्रोसाइक्लिक भी हम लेंगे एग्जांपल उसमें, ठीक है। फटाफट से इसको लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, आप कुछ क्वेश्चन समझ लो एरोमेटिसिटी से। जब आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे ना अच्छे से, तब इसके जो एप्लीकेशन होंगे वो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन उसके कर लोगे, और यूजुअली वही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, ये कंपाउंड के बारे में बताना है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें कमेंट करना है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक। चेक करो जरा, साइक्लिक है, यस। अच्छा ये सारे साइक्लिक हैं, तो सभी में यस लगा दूं मैं पहले से ही, रिंग तो दिखी रही है ना सारी, तो सभी साइक्लिक हैं। कॉन्जुगेटेड है क्या, देखो, प्लस सिंगल डबल, प्लस बोला तो इस कार्बन पे खड़े हो, सिंगल बोला आप यहां आ गए, डबल बोला आप यहां आ गए, मतलब प्लस सिंगल डबल कॉन्जुगेशन, और ये कहां मिल रहा है आपको, रिंग में पूरा मिल गया, मतलब कॉन्जुगेशन तो इसमें है। इसमें है क्या, प्लस सिंगल डबल इसमें भी है, आगे चेक करो, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इसमें भी है, बहुत बढ़िया। आगे चेक करो, नेगेटिव सिंगल डबल इसमें भी है, बहुत बढ़िया। इसमें चेक करो, नेगेटिव सिंगल डबल इसमें भी है, और लास्ट वाले में भी आपको दिख ही रहा है, जैसे ये प्लस था वैसे ही माइनस है, कॉन्जुगेशन हो गया। क्या प्लेनर है, प्लेनर कैसे चेक करोगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होगा, क्यों, इसके पास 2 सिग्मा तो ये हो गए और 1 सिग्मा ये, तो 3 सिग्मा मतलब sp2 तो हो गया, और डबल बॉन्ड तो पहले से ही sp2 होता है, तो उसकी टेंशन लेनी नहीं है, ये पहले से sp2 और कार्बोकेटाइन sp2 होता है, ठीक। इसका मतलब ये प्लेनर है, क्यों, तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यहां भी सेम वही कहानी है, पॉजिटिव का sp2 और बाकी सभी कार्बन का sp2, यहां भी वही कहानी है। यहां क्या है, ध्यान से सुनो, नेगेटिव चार्ज है, कार्बेनाइन है, इसके पास है लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर आपने बोला कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो रहा होगा, सही बात है। इसका मतलब ये लोन पेयर पाई बनाने चला गया, तो इसके पास एक H और 2 सिग्मा, इसका मतलब ये sp2 है। अब ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी कार्बेनाइन अगर लोकलाइज्ड है तो sp3 होता है, लेकिन अगर कार्बेनाइन में रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन आ गया, इसका मतलब वो sp2 हो जाता है, जैसे नाइट्रोजन में लोन पेयर में हुआ करता था। ध्यान से याद रखना इस पॉइंट को, ठीक। तो अगर नेगेटिव चार्ज तुम्हारा रेजोनेंस में है तो sp2 है, डबल बॉन्ड तो पहले से sp2 होता है, तो यहां सारे sp2, यहां भी सारे sp2, और यहां भी, क्यों, कॉन्जुगेशन आप बोल ही रहे हो। अब पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बता दो क्या है, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, अच्छा पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। क्या ये 4 का मल्टीपल है, नहीं है, तो बोलोगे एरोमेटिक, क्यों, ये तीनों कंडीशन पास हैं, तो वहां आंसर या तो तुम एरोमेटिक लिखोगे या एंटी एरोमेटिक लिखोगे, पागलों की तरह नॉन एरोमेटिक मत लिख देना, ठीक है। यहां देखो जरा, कितने पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड के 4 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन मींस क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। 4 या 4 का मल्टीपल आ जाए तो एंटी एरोमेटिक होता है। देखो अगला, इसमें देखना, पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 3 पाई बॉन्ड के 6 पाई इलेक्ट्रॉन,
और 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4 का मल्टीपल तो होता नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? एरोमेटिक। समझ गए बात को? इस तरीके से करना बहुत आसान है। अगला देखना जरा, यहां नेगेटिव, ध्यान से सुनना, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाने का मतलब क्या है? रिंग में चले गए और रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और 2 पाई के थे तो टोटल 4 हो गए। क्वेश्चन में कैसे करोगे? अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है तो 2 इसके ले लेना और पाई बॉन्ड के 2 ले लेना, तो टोटल हो गए 4 और 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4 या 4 का मल्टीपल मतलब एंटी एरोमेटिक। ठीक है, आगे देखो जरा, 2 और 2 4 और लोन पेयर के भी 2 लेना है, नेगेटिव चार्ज के 2 लेना है, तो 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मींस एरोमेटिक। ठीक है, अगला देखना जरा, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 का मतलब 4 का मल्टीपल मतलब एंटी एरोमेटिक। समझ गए बात को? पाई बॉन्ड अगर आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लो और अगर नेगेटिव चार्ज उसमें आ गया, रेजोनेंस कर रहा है, तो 2 इसके भी ले लेना। पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गई बात, नोट करो, फिर कुछ हेटेरोसाइक्लिक करेंगे, लिखो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, और क्वेश्चन देख लो जरा ध्यान से, हेटेरोसाइक्लिक वाले कुछ। क्या सारे साइक्लिक हैं? पहली नजर में 1 2 3 4, चारों के चारों साइक्लिक हो गए। ठीक है, कॉन्जुगेटेड हैं क्या? चेक करना जरा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, बहुत अच्छी बात है। यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है लेकिन ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये बात जानते हैं, लेकिन ये पहले से कॉन्जुगेटेड है ना, डबल सिंगल डबल बेंजीन जैसा है ना, तो ये पहले से कॉन्जुगेशन है। नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बेसिसिटी में बताया था। अगला, इसके पास लोन पेयर तो 2 हैं लेकिन एक बार में एक ही जाएगा। ऐसा मत कर देना सर, एक को यहां भेज देते इसको यहां भेज देते, पागल हो गए हो क्या? एक बार में एक ही भेजना, या तो ये या ये, तो एक बार में एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन करने जाएगा, ये बात सही है, और दूसरा लोन पेयर इसके पास रहेगा। ठीक है, यहां कॉन्जुगेशन है क्या? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट ऑर्बिटल भी कॉन्जुगेशन में आता है। ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन में यही तो होता है, कार्बोकेटाइन में कार्बन का वैकेंट ऑर्बिटल है तो हम प्लस सिंगल डबल बोलते हैं, एक्चुअल में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये वही है। C प्लस इज इक्वल टू B, बात तो बराबर ही है। ठीक है, इसका मतलब साइक्लिक सभी थे, सभी में कॉन्जुगेशन है। ठीक, तो सभी में कॉन्जुगेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या सभी एटम का रिंग में इन्वॉल्व सभी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है? चेक करते हैं। ये लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया, रिंग में चला गया, इसका मतलब कॉन्जुगेशन था, तो 1 2 3 सिग्मा sp2, यहां 1 सिग्मा 2 सिग्मा और लोन पेयर जा नहीं रहा था तो इसी के पास है, तो 2 सिग्मा एक लोन पेयर मतलब sp2। ठीक, यहां देखो जरा, एक लोन पेयर चला गया लेकिन एक तो इसके पास है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और लोन पेयर मतलब sp2। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2, ये भी सही है। वैकेंट ऑर्बिटल को तो हम काउंट करते नहीं है, मतलब ये सारे के सारे प्लेनर हैं। ठीक है, सभी प्लेनर हो गए। अब पाई इलेक्ट्रॉन बता दो, बोलो जरा। यहां पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और 2 पाई बॉन्ड के 4 पाई इलेक्ट्रॉन पहले से थे, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए और ये हो गया एरोमेटिक, मतलब पायरोल एरोमेटिक होता है। पायरिडीन के बारे में बात कर लेते हैं। पायरिडीन में देखो 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो जा नहीं रहा था। ये जब लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो इसके काउंट नहीं करना आपको, रिंग वाले काउंट करना कि रिंग में कितने घूम रहे हैं, 6 घूम रहे हैं और घूम गए, एरोमेटिक बना दिया। ठीक है, अगला देखना जरा, है तो इसके पास 2 लोन पेयर लेकिन एक जा रहा था, तो 2 ये काउंट होंगे, 2 ये मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्यूरन नाम है इसका, तो फ्यूरन भी क्या है? एरोमेटिक। ठीक है, अगला देखना जरा, 2 2 4 2 6, यहां तो कुछ था ही नहीं, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये चारों 4 एरोमेटिक हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? एरोमेटिक हो गए। समझ गए बात को? कैसे चेक करना है एरोमेटिसिटी? फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो एप्लीकेशन अच्छे से समझ लो। एरोमेटिसिटी हमने निकालना सीख ही लिया है। जैसे पहला है टू कंपेयर डाइपोल मूवमेंट और दूसरा है टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। आपसे पूछेंगे C डबल बॉन्ड O लगा दिया यहां पे, बताओ किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है? आपको करना क्या है, ये बॉन्ड को तोड़ो, इसको तोड़ो, यहां माइनस और यहां क्या आएगा? प्लस, और ये वाली रिंग उठा लो। ये जो रिंग दिख रही है, ये वाली क्या रिंग है? ये 3 मेंबर्ड रिंग है और ऐसा आ रहा है, ऊपर O पे नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ऐसा आ रहा है बॉन्ड तोड़ने के बाद। यहां भी बॉन्ड तोड़ो, यहां माइनस यहां प्लस, और ये कैसा दिखेगा आपको? ये दिखेगा आपको भाई साहब ऐसा, नेगेटिव यहां प्लस और ये ऐसा। तो आपको क्या करना है, ये जो रिंग है इसके बारे में बताना है
कौन सी रिंग एरोमेटिक और कौन सी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं सिर्फ इतनी रिंग की बात करूं तो ये रिंग 3 मेंबर रिंग, पॉजिटिव चार्ज अभी पीछे सीखा एरोमेटिक है, और यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या है, अभी पीछे सीखा है, एंटी एरोमेटिक है। तो कौन सा स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है, तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो सीधा सा है, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग अगर ज्यादा तो उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, सी डबल बॉन्ड होगा। मतलब आंसर क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। ए का डायपोल मोमेंट ज्यादा है किससे, बी से। ये जो डबल बॉन्ड ओ है इसको तोड़ो, ओ पे नेगेटिव, सी पे पॉजिटिव, रिंग चेक कर लो, एरोमेटिक है तो अच्छी बात है, एंटी एरोमेटिक है तो बेकार बात है। ठीक है, अगर दो अलग अलग एरोमेटिक आ जाती तो हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यानी कि रेजोनेंस पे चले जाते। रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव वो आपको पहले से पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ इनमें, तो आपको करना क्या है, यहां पर जो H आपको दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा होगा, मन की आंखों से देखना है, यहां जो 2 H हैं, दो में से कोई भी एक H निकाल दो आप। ठीक है, यहां जो 2 H हैं उसमें से कोई भी एक H निकाल दो। H किस फॉर्म में निकालोगे, H प्लस, तो बॉन्ड ऐसे तोड़ दो। अगर आपने बॉन्ड ऐसे तोड़ा तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा आपको ऐसा, और ये दिखेगा आपको ऐसा, नेगेटिव चार्ज आएगा ना। तो आप क्या करो, H प्लस हटा के नेगेटिव लगा लो, और अब बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, एरोमेटिसिटी का फैक्टर लगेगा क्योंकि रिंग में आ रहा है ये, तो ये एंटी एरोमेटिक होता है, और ये एरोमेटिक अभी पीछे सीखा हमने, तो ये ज्यादा स्टेबल है इससे। इसका मतलब ऐसा एसिड, ऐसा स्पीसी जिसका एनाइन स्टेबल है वो अच्छा एसिड होता है ना, मतलब ए की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है और बी की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। क्यों, इससे आपने H प्लस निकाला, यहां लिख रहा हूं माइनस H प्लस, तब ये बना, तो ये क्या है, स्टेबल है ना, एरोमेटिक आ गया। इससे H प्लस निकाला तब ये बना, ये एंटी एरोमेटिक है, लेस स्टेबल है। ये है लेस स्टेबल और ये है मोर स्टेबल, और जो एनायन ज्यादा स्टेबल है उसका एसिड अच्छा होता है। ठीक है, तो ए का कम बी का ज्यादा है। फटाफट से नोट करो फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट से फटाफट से पॉइंट कवर कर लेते हैं। ये ध्यान से देखना जरा, क्या कह रहे हैं, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनाइन। ठीक है, अभी तक जो हमने स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा है, इंटरमीडिएट के बारे में, तो हमें पता है कि रेजोनेंस आगे होता है, फिर हाइपर आता है, फिर इंडक्टिव। अब हमने एरोमेटिसिटी भी पढ़ लिया है, तो अब ध्यान रखना, एरोमेटिसिटी सबसे ऊपर है, एरोमेटिसिटी इन चारों में सबसे ऊपर है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी लगाओ, रेजोनेंस, हाइपर, इंडक्टिव, ये लगाना है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ध्यान से देखना जरा, पहले अगर आपके पास कोई भी कार्बोकेटाइन आए तो सबसे पहले आपको एरोमेटिसिटी चेक करनी है। तो ध्यान से देखो, अब ये टॉपिक एरोमेटिसिटी वाला है तो उसी टाइप के क्वेश्चन है, तो हम वही चेक करेंगे। ध्यान से देखना जरा, इसमें क्या है, ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। 3 की रिंग में पॉजिटिव क्या होता है, एरोमेटिक, तो ये हो गया आपका क्या, एरोमेटिक। ठीक है, ये क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज है, एंटी एरोमेटिक। ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, तो एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल है, और फिर क्या आएगा, एंटी एरोमेटिक। सीधा सीधा सा है। ठीक, अगला ध्यान से देखना जरा, ये क्या है, 2 पाई इसके और 2 इसके, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल है, तो ये क्या हो गया आपका, एंटी एरोमेटिक। 2 2 4 और 2 नेगेटिव चार्ज के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। यहां पर अच्छा, ये यहां पाई नहीं है, हटा लेना इसको, है ना। यहां पर देखो कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं क्यों, ये sp3 हो गया ना, और कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक है। स्टेबिलिटी आपको पता है, पहले एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर एंटी एरोमेटिक। अब कई लोग इसमें गलती करते हैं, अरे सर यहां तो रेजोनेंस था, यहां रेजोनेंस नहीं था, और वहीं गलत हो जाता है उनका, और फिर कहते हैं सर पता नहीं क्या हो रहा है, जीओसी में तो अजीब टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप इफेक्ट के अकॉर्डिंग चला करो। आप दिक्कत क्या करते हो, आप एक इफेक्ट लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, वो नहीं होता इसमें। ध्यान से सुन लो, एरोमेटिसिटी पहले, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव लगाना है, आपको सीक्वेंस में चलना है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी पहले लगाया, ये एंटी एरोमेटिक निकला, ये नॉन एरोमेटिक निकला। अब उसके बाद रेजोनेंस की बात आती है ना, अब यही आंसर आ गया, क्या ये नॉन एरोमेटिक है, ये ज्यादा होगा, ये एंटी एरोमेटिक है। अब इसमें रेजोनेंस से मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ RX विद SN1 रिएक्शन जो होती है वो, एंड विद AgNO3। SN1 रिएक्शन के साथ इसमें क्या होता है RX में, ध्यान से सुनो, RX का जब SN1 रिएक्शन होती है तो ये निकल जाता है, क्या, X निकल जाता है, क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और कार्बोकेटाइन अगर ये मोर स्टेबल है, तो RX की रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ RX डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर स्टेबल
कार्बोकेटाइन, मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब क्या होगा, Rx की रिएक्टिविटी ज्यादा। ये SN1 की बात हो गई। अगर सिल्वर नाइट्रेट होता, दोनों के सेम सेम सिमिलर ही चीज है, ठीक है। अगर सिल्वर नाइट्रेट होता है तो Rx क्या करता है, Rx इन AgNO3, AgNO3 क्या है, Ag प्लस होता है, NO3 माइनस, यहां R प्लस और X माइनस, तो ये AgX का पीपीटी दे देता है, AgX का पीपीटी दे देता है, और क्या बनता है, R प्लस बनता है, ठीक है, और NO3 नेगेटिव, ऐसा रहता है ये। और R प्लस बना, इसका मतलब स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, तो ये वाला पॉइंट इसके लिए भी वैलिड है और SN1 रिएक्शन के लिए भी वैलिड है। मतलब आपको करना क्या है, आपको यहां से इस Cl को फेंक देना बाहर, यहां माइनस इधर प्लस, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहां माइनस इधर प्लस, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहां माइनस इधर प्लस। अब ध्यान से सुनना जरा, ये एरोमेटिक होता है, ये एंटी एरोमेटिक होता है, ये एरोमेटिक होता है। अब इन दोनों में एरोमेटिसिटी आ गई, मतलब दोनों एरोमेटिक हैं, तो अब इससे नहीं होगा, अब आगे बढ़ो, क्यों, इससे तो डिसाइड नहीं कर पा रहे, दोनों एरोमेटिक हैं। अब रेजोनेंस से चलोगे तो आप बोलोगे यहां प्लस सिंगल डबल, सिर्फ एक बार रेजोनेंस, जबकि यहां प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल घूम गया रिंग में, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो C आएगा, फिर A आएगा, और B तो भैया एंटी एरोमेटिक था तो पीछे आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करना, बहुत ध्यान से देख लो, पहले एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव, ये लगाना है, ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो एप्लीकेशन और है, फटाफट से खत्म करते हैं इसको। देखो जरा, टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ ROH विद H+, या कभी डिहाइड्रेशन वगैरह लिखा हो, या लुकास रिएजेंट देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, तो बात तो बराबर ही है, सभी क्वेश्चन सेम टाइप से, मतलब एल्कोहल के साथ अगर एसिड आ गया तो ऐसे करना, ध्यान से देखना जरा, क्या करोगे आप, ये बॉन्ड तोड़ दो, यहां माइनस यहां प्लस, क्यों, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, ये प्रोटोनेट होगा, वाटर निकलेगा तो प्लस ही आएगा ना, तो आप डायरेक्ट करोगे कैसे, इसको तोड़ो माइनस प्लस में, इसको तोड़ो ऐसे, ये माइनस और ये प्लस। अब आप ध्यान से देखो जरा, 3 की रिंग पर पॉजिटिव एरोमेटिक होता है, इतनी बार कर लिया हमने, 5 वाला पॉजिटिव क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, और 7 वाला एरोमेटिक। अब ये दोनों ही एरोमेटिक हैं, ए भी एरोमेटिक, सी भी एरोमेटिक, तो सी में रेजोनेंस ज्यादा है, और रेजोनेंस ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल, मतलब ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर रिएक्टिविटी आपसे पूछा है तो सी आएगा, फिर ए आएगा, और बी तो सबसे लास्ट में क्यों, एंटी एरोमेटिक है। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है, टू कंपेयर रोटेशनल एनर्जी बैरियर, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगी कि कम लगी, आपसे ये पूछेंगे। कौन सा बॉन्ड, ये बीच वाला बॉन्ड तोड़वाएंगे आपसे, ठीक है। तो आपको कैसे तोड़ना है, आपको इसे ऐसे तोड़ना है कि दोनों रिंग एरोमेटिक बने, आपके दिमाग में ये होना चाहिए, दोनों रिंग क्या बनानी मुझे, एरोमेटिक। अब मुझे एक बात बताओ, ये 5 की रिंग, ये 5 की रिंग, अगर मैं बॉन्ड तोड़ूंगा तो कहीं प्लस और कहीं माइनस आएगा। सपोज मैंने बॉन्ड को ऐसे तोड़ा तो यहां प्लस और यहां माइनस आया, अगर मैं उल्टा तोड़ता तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, बात तो बराबर रहती। इसका मतलब अगर मैं ये देखूं कि ये वाली रिंग, ध्यान से देखना जरा, ये वाली रिंग पॉजिटिव आ गया, बताओ क्या है, आप बोलोगे एंटी एरोमेटिक है सर, पॉजिटिव एंटी एरोमेटिक होता है। और अगर आपसे पूछूंगा ये वाला बताओ तो आप बोलोगे एरोमेटिक है सर, यही बोलोगे ना। यहां पर क्या है, यहां पर अगर मैं इसको ऐसे तोड़ता हूं तो यहां माइनस और यहां प्लस आएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं पूछूं 5 की रिंग में नेगेटिव तो आप क्या बोलोगे, एरोमेटिक है सर, यही बोलोगे। और 7 की रिंग में पॉजिटिव, 7 की रिंग में पॉजिटिव आप क्या बोलोगे, अगर मैं पूछूंगा बताओ ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है तो आप क्या बोलोगे, एरोमेटिक है सर, यही बोलोगे ना। तो आप ध्यान से देखो जरा, बॉन्ड को मैंने ऐसे तोड़ा कि दोनों ही एरोमेटिक बन गया, तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, मतलब कम एनर्जी लगेगी और इसमें ज्यादा लगेगी। तो अगर ए और बी में आपसे रोटेशनल एनर्जी बैरियर पूछा तो ए में ज्यादा एनर्जी और बी में कम एनर्जी लगेगी। एनर्जी का ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ए में ज्यादा एनर्जी और बी में कम एनर्जी लगेगी। क्यों, बी ज्यादा स्टेबल है तो एनर्जी कम लगेगी, ए कम स्टेबल है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, सीधी सी बात है ना, ऐसा है। इनमें देखो आप ध्यान से, दो में से कोई भी एक रिंग एंटी एरोमेटिक है, यहां दोनों रिंग एरोमेटिक है, तो आपको ऐसे तोड़ना है कि दोनों रिंग एरोमेटिक बने, इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी में इतना ही काफी है, बहुत सारे मैंने वेरिएशंस इसमें बता दिए, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, फटाफट से आंसर लगा देना, आगे बढ़ जाना, ठीक है, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन भी। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बारे में समझ लेते हैं। इंटरमीडिएट बनता कैसे आपको सबको पता है, रिएक्टेंट से पहले इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट से बनता है प्रोडक्ट। अब ये इंटरमीडिएट दो टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग से बनता है, एक होमोलिटिक और एक हेट्रोलिटिक। जो कार्बोकेटाइन है और कार्बेनाइन है ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से बनते हैं और फ्री रेडिकल होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से बनता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम ये लिखने वाले हैं कार्बोकेटाइन में, पॉइंट नंबर 1 इज क्या, फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है।
हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से बनता है कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनाइन, ये दोनों ही बनते हैं इसी से, है ना। तो सेम यही कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्या, फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से बनता है। और ये किससे बनता है, फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, ये किससे बनता है, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से। अगर बॉन्ड बीच से टूटता है तो होमोलिटिक है, और किसी एक पर्टिकुलर एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो हेट्रोलिटिक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में हम बात करेंगे, एक मैं मॉलिक्यूल इसका स्पीसी एक ले लेता हूं। जैसे मान लो आपकी बॉन्ड ब्रेकिंग हुई और आपका कार्बोकेटाइन ये बना, सपोज मेरे पास है CH3Cl, तो Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, Cl इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया तो Cl भी नेगेटिव आएगा, और कार्बन पे क्या छोड़ जाएगा, पॉजिटिव। तो CH3 पॉजिटिव के बारे में हमें सारे पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो बताओ जरा CH3 पॉजिटिव, ठीक है, मैं पॉइंट यहां कर देता हूं और CH3 पॉजिटिव को यहां कर देता हूं। मेरा जो एग्जांपल है वो क्या है, CH3 पॉजिटिव, ध्यान से देखना आप जरा। तो यहां मैं लिख रहा हूं पॉइंट नंबर 2, ठीक है, 1 ये हो गया, पॉइंट नंबर 2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 3 सिग्मा है। कार्बोकेटाइन के पास कोई पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो 3 सिग्मा काउंट होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर के बारे में बताओ, क्या इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या नहीं है, तीनों पेयर है, बॉन्ड पेयर है, तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक, क्या होगा, डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक अगर हुआ तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा बताओ, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा √n×n+2, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ही नहीं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है डायामैग्नेटिक का, 0। पॉइंट नंबर 6, क्या ये लुईस एसिड है, CH3 पॉजिटिव में कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो ये लुईस एसिड होगा। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्या इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, इसका मतलब ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसके ध्यान रखने हैं। अगर मान लो कोई कार्बोकेटाइन ऐसा आ जाए कि जिसमें रेजोनेंस हो, तो क्या उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है। मान लो अगर आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा तब भी sp2 है, और अगर आपसे इसका पूछ लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, तब भी इसका क्या होगा, sp2 ही रहेगा, ठीक है। कार्बेनाइन पे चलते हैं, ठीक है, इसी जैसा ही पॉइंट लिखेंगे, CH3 नेगेटिव, इसके लिए मैं लिख रहा हूं, किसके लिए, CH3 नेगेटिव के लिए लिख रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 यहां से शुरू करूंगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, क्यों, इसके पास लोन पेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा, तो 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर काउंट होगा, मतलब sp3 होगा। लेकिन इसके अलावा sp2 भी हो सकता है, ध्यान से सुनना, यहां पर कार्बोकेटाइन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, sp2 ही रहता है। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं, क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, तो अब ये जो लोन पेयर है इसके पास, ये रेजोनेंस में जाएगा, तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, क्योंकि वो पाई बना लेगा, तो अब इसके सिर्फ सिग्मा काउंट करेंगे, पाई तो काउंट करते नहीं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अगर sp3 है तो ट्राइगोनल पिरामिडल, और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी, ध्यान रखना ये बात, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी, ठीक। पॉइंट नंबर 4 यहां क्या लिखा था, मैग्नेटिक नेचर, तो वो भी डायामैग्नेटिक है, ये भी डायामैग्नेटिक है, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं ना, ये पेयर हैं, ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसका क्या होगा, डायामैग्नेटिक का 0। पॉइंट नंबर 6, ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर है, लुईस बेस, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल है, क्यों, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहां इलेक्ट्रोफाइल था, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसी इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी, इलेक्ट्रॉन की कमी जहां होगी वो इलेक्ट्रोफाइल बोल देना, और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसी, जैसे पाई बॉन्ड होगा तो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे बेंजीन, अल्काइन, अल्किन, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, और लोन पेयर डोनर वाली स्पीसी भी न्यूक्लियोफाइल होगी, ठीक है। फ्री रेडिकल की तरफ चलते हैं, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, क्या, CH3 रेडिकल, ठीक है, CH3 रेडिकल, तो सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे, sp2, लेकिन एक रेडिकल ऐसा है जो sp3 होता है, अगर मैंने CF3 रेडिकल लिखा तो ये क्या हो जाता है, sp3, तो sp2 के अलावा sp3 भी हो सकता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखना, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऐसा होता है, केमिकल बॉन्डिंग में बता चुका हूं मैं आपको। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखना है, ज्योमेट्रीज लिखो, क्या, ट्राइगोनल प्लेनर एंड ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर भी होता है और पिरामिडल भी होता है CF3 रेडिकल में, ठीक है।
पॉइंट नंबर 4 बता दो जरा, मैग्नेटिक नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक है, क्यों, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक हो गया। चलो भैया पॉइंट नंबर 5, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2, मतलब एक अनपेयर्ड है तो अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 2 मतलब अंडर रूट 3 हो गया। बोर मैग्नेटॉन बीएम इसकी यूनिट होती है लिखना चाहो तो। पॉइंट नंबर 6, क्या ये लुईस एसिड लुईस बेस में से कुछ है, लुईस एसिड होता है लोन पेयर एक्सेप्टर, लुईस बेस होता है लोन पेयर डोनर, यहां तो लोन पेयर की बात ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो नाइदर लुईस एसिड नॉर लुईस बेस, नाइदर एल नॉर एल बी, लुईस एसिड नॉर लुईस बेस। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में से क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो है लेकिन लुईस एसिड नहीं है, ध्यान रखना। तो ऐसा जरूरी नहीं हर एक इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड, कार्बोकेटाइन कार्बन आयन और फ्री रेडिकल से रिलेटेड थे जो कि इंटरमीडिएट होते हैं। इसके अलावा कार्बिन नाइट्रीन बेंजाइन भी होती है लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो अपन क्या है, कार्बोकेटाइन कार्बन आयन फ्री रेडिकल ही यहां पर कवर करेंगे और इनकी स्टेबिलिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो। अब हम चलेंगे स्टेबिलिटी के पैरामीटर्स पर, क्योंकि अपन ने बहुत सारे इफेक्ट पढ़ लिए, इंडक्टिव भी पढ़ लिया, हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ लिया, रेजोनेंस या मेसोमेरिक भी पढ़ लिया, एरोमेटिसिटी भी पढ़ दिया, इतने सारे इफेक्ट आ गए। तो अब मैं आपको फाइनल चीज बताने वाला हूं, कभी भी क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बन आयन फ्री रेडिकल का अगर आता है तो अब आपको यहां से जो मैं सिखाऊंगा वो अप्लाई करना है एग्जाम में, ठीक है। पीछे मैंने इंडिविजुअल इफेक्ट में कनेक्शन बताया था, कनेक्ट करके बताया था सब जगह। हाइपर कॉन्जुगेशन में अलग तरीके से बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ तो ऐसे करना है, इंडक्टिव हुआ तो ऐसे करना है, रेजोनेंस हुआ तो ऐसे करना है। अब हम चलेंगे फाइनल पर कि फाइनल क्या सोचना है, एग्जाम में थोड़ी लिखा रहेगा आंसर करो इस क्वेश्चन को ब्रैकेट में हाइपर कॉन्जुगेशन से करो, ऐसा थोड़ी होगा। आपको सोचना है ना कि कैसे करना है। तो अब हमने सारे इफेक्ट पढ़ लिए, तो अब मैं आपको फाइनल चीज बता रहा हूं जिस पर आपको फोकस करना है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के क्वेश्चन सही करने के लिए। पहले ये नोट करो फिर बताते हैं। चलो तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, स्टेबिलिटी कंपेयर कराने के लिए आपको क्या क्या फैक्टर लगाने। देखो कार्बोकेटाइन में जो फैक्टर अभी तक हमने पढ़े वो क्या क्या है, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी। एक नया फैक्टर और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी। बैक बॉन्डिंग जहां होती है वो मैं केमिकल बॉन्डिंग में आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन में सबसे पहले जो आपको लगाना है, इफेक्ट का सीक्वेंस बता रहा हूं, वो क्या बता रहा हूं, बीबीएस बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी लगानी है। उसके बाद सोचना है एरोमेटिसिटी, फिर उसके बाद सोचना है रेजोनेंस, फिर सोचना है हाइपर और फिर सोचना है इंडक्टिव। ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर, इंडक्टिव, इस सीक्वेंस में आप चलोगे। थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग के बारे में आपको आइडिया दे देता हूं, पहले मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ा रखा है। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, बीबीएस के बारे में यहां बता रहा हूं। बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी ये क्या चीज होती है, ये ध्यान से समझना जरा। बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, ठीक, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी देखना ध्यान से। बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी में क्या होता है, जैसे अपने पास कार्बोकेटाइन होगा, सही बात है ना, तो कार्बोकेटाइन के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इसके पास में मैं कोई एक ऐसा एटम ए लगा दूं जिसके पास क्या हो, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल मैं यहां बना देता हूं ना, ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल को दे देगा, अपने लोन पेयर किसको दे देगा, वैकेंट ऑर्बिटल को दे देगा, तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। मतलब ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है कौन सा, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी। जैसे अगर मान लो मुझसे बोला है CH2 प्लस NH2, CH2 प्लस OH, CH2 प्लस F, बताओ जरा बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी बता दो, इसमें किसमें सबसे ज्यादा है, मतलब इन तीन कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो मैं आंसर लिखूंगा ऐसा। पूछो क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल, इसके कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल को अपना लोन पेयर दे देगा। सेम कहानी यहां भी होगी और सेम कहानी यहां भी होगी। अब मुझे एक बात बताओ, साइज बताओ, कार्बन का साइज ज्यादा, ध्यान से सुनना, साइज कार्बन का ज्यादा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, तो ओवरलैपिंग जो होनी है वो कौन सी होनी है, ये वैकेंट सेकंड पीरियड का है, ये तो वैकेंट 2p, ये सेकंड पीरियड का लोन पेयर है तो फिल्ड 2p, तो वैकेंट 2p फिल्ड 2p, तो कौन सी ओवरलैपिंग है, 2p 2p, यहां भी कौन सी है 2p 2p, यहां भी कौन सी है 2p 2p। अब आपको यह बताना है कि कंपेरेबल साइज के अगर ऑर्बिटल होंगे तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। कैसे, कार्बन नाइट्रोजन का कंपेरेबल साइज है, फिर कार्बन से ऑक्सीजन दूर है, फिर फ्लोरीन और दूर है, ये थोड़ा पास है, ये और दूर, ये सबसे ज्यादा दूर, इसका मतलब यहां इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, यहां इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। समझ गए बात को, तो ये बैक बॉन्डिंग है। अगर मैं यहां लिखता, ध्यान से सुनो, CH2 प्लस F और CH2 प्लस Cl,
तो Cl का लोन पेयर तो थर्ड पीरियड में चला गया, तो 2p 3p ओवरलैपिंग तो और पुअर होगी 2p 2p से। तो CH2 प्लस F इज मोर स्टेबल देन CH2 प्लस Cl। ये वाली बात कह रहा हूं मैं, CH2 प्लस F की स्टेबिलिटी ज्यादा किससे? CH2 प्लस Cl से। क्यों? यहां 2p 2p होगी और यहां 2p 3p होगी। तो ये कहानी थी बैक बॉन्डिंग की, ये मैं पहले बता चुका था लेकिन फिर से आपको रिवाइज करा दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां अगर कार्बोकेटाइन का आपके सामने क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिमाग में आपके क्या आना चाहिए, कहीं बैक बॉन्डिंग तो नहीं है। अगर बैक बॉन्डिंग है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं है तो एरोमेटिसिटी चेक करोगे। एरोमेटिसिटी में आप जानते हो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। उसके बाद रेजोनेंस चेक करोगे, रेजोनेंस में जितना ज्यादा रेजोनेंस, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। फिर हाइपर चेक करोगे, जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। फिर इंडक्टिव चेक करोगे, जितने ज्यादा प्लस आई उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये सारे फैक्टर आप एक साथ लगाओगे, आंसर आ जाएगा। अभी अपन क्वेश्चन भी करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, कार्बेनाइन पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और रह गई, ध्यान से सुनना। अगर कभी आपको हाइब्रिडाइजेशन वाला फैक्टर लगाना हो, क्या लगाना हो? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम कैसे लगाते हैं? अगर आपके सामने ट्रिपल बॉन्ड पे प्लस आ जाए तो ये लेस स्टेबल होता है, डबल बॉन्ड पे आ जाए तो थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, और सिंगल बॉन्ड वाले पे आ जाए तो और ज्यादा स्टेबल है। क्यों? ये जो ट्रिपल पर प्लस बना है ये sp हाइब्रिडाइज था, ये sp2 और ये sp3 हाइब्रिडाइज था जब H निकल रहा था उस टाइम पर। निकलने के बाद तो ये पॉजिटिव sp2 हो जाएगा, है ना। तो sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब s करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल रहेगा। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज का अगर डबल, सिंगल, ट्रिपल में कंपेयर कराना हो तो सिंगल पर ज्यादा स्टेबल होता है, फिर डबल, फिर ट्रिपल। और उसका रीजन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। और हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कनेक्ट करते हो? एस कैरेक्टर से। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कम हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बेनाइन में बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर, इंडक्टिव, सेम टू सेम यहां भी यही कहानी है, ठीक है। तो यहां मैं पॉइंट नंबर 1 क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी लगानी है, फिर एरोमेटिसिटी लगानी है, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर, और फिर क्या लगाना है? इंडक्टिव, ठीक है। यहां पर जो आप इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में कंपेयर कराओगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन की से ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कंपेरिजन टू इंडक्टिव। आप देखना कई जगह कुछ बुक में इंडक्टिव को डोमिनेटिंग लिख रखा है कार्बेनाइन के साइंस में, ऐसा कुछ बुक में है, देखा था मैंने। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जो आपको कार्बोकेटाइन का आंसर जैसे निकालते हो वैसे ही आप कार्बेनाइन का आंसर निकाल लेना, सिमिलर वैसा ही होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करके बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर आपको समझ में आ जाए कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन में यहां मैं क्या कर दूंगा? नेगेटिव कर दूंगा, ठीक है। अब बताओ जरा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव तो स्टेबल हो सकता है ना, इसका मतलब अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। मतलब अब आप स्टेबिलिटी लिखोगे तो ये ज्यादा होगी। वही कहानी है कि परसेंटेज एस अगर ज्यादा, यहां क्या था? परसेंटेज एस ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी किसकी? एनायन की। स्टेबिलिटी ऑफ सी नेगेटिव ये क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सीधी सी बात है। अब यहां जो बैक बॉन्डिंग है वो किस टाइप की बैक बॉन्डिंग है? यहां जो आपको बीबीएस मिलेगा उसके बारे में बता रहा हूं। यहां जो बीबीएस मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ध्यान से देखना। CH2 नेगेटिव F, CH2 नेगेटिव Cl। यहां थी P वाली बैक बॉन्डिंग, कौन सी वाली? PP बैक बॉन्डिंग, जिससे P पाई P पाई बॉन्ड बनता है। यहां क्या होगा? कार्बेनाइन के साथ कोई ऐसा एटम जुड़ा हो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, और यूजुअली ये 2p होता है और ये थर्ड d का होता है, 3d का होता है। ध्यान से सुन लो, ये तो 2p में है सेकेंड पीरियड में, इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल वो 3d वाला होता है। जैसे ये कार्बेनाइन है, फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? नहीं है ना, तो यहां कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। यहां एनायन है और Cl के पास वैकेंट d है। क्या है? वैकेंट 3d है। किसके पास? Cl के पास। तो यहां बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये स्टेबल कर देगा इससे। मतलब अगर मैं यहां प्लस लगाता तो प्लस में F स्टेबल करता है, क्योंकि यहां बैक बॉन्डिंग 2p 2p होती है, यहां 2p 3p। अगर माइनस आ गया तो यहां बैक बॉन्डिंग है, यहां तो बैक बॉन्डिंग ही नहीं है। अब नो BBS, नो बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी। यहां BBS है, बैक बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें जो बैक बॉन्डिंग मिलेगी वो 2p 3d वाली, इसमें बैक बॉन्डिंग 2p 2p वाली। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना। कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट पोजीशन पर ऐसा एटम हो जिसके पास लोन पेयर हो तो वो बैक बॉन्डिंग है। कार्बेनाइन के एडजेसेंट पोजीशन पर ऐसा एटम हो जिसका वैकेंट 3d हो तो वो आपका स्टेबल हो जाएगा, ठीक है।
फ्री रेडिकल के लिए ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा सा सेम एज कार्बोकेटाइन, सेम एज कार्बोकेटाइन आप स्टेबिलिटी लगा देना, सेम एज कार्बोकेटाइन लगा देना। बस कुछ फैक्टर काम नहीं करेंगे, जैसे एरोमेटिसिटी वगैरह फैक्टर काम नहीं करेंगे, बैक बॉन्डिंग नहीं आएगा, मतलब रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव तक तो आप लगा ही सकते हो ना, तो RHI ये लगा देना आप। एरोमेटिसिटी बैक बॉन्डिंग इसलिए नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि वो डायमैग्नेटिक स्पीसीज के भाई इफेक्ट है ना, ये वाला एरोमेटिसिटी और BBS। फ्री रेडिकल तो पैरामैग्नेटिक होता है भाई, एरोमेटिसिटी में क्या होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन या 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो तो इवन नंबर में चलेगा, तो एरोमेटिसिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है। और BBS में भी लोन पेयर देने और लेने की बात होती है, और उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो सेम एज कार्बोकेटाइन लगा दो, रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव से आंसर आ जाता है फ्री रेडिकल वालों का, है ना। तो ये फैक्टर थे जो आपको लगाने हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूं, क्वेश्चन में किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे चीजों को, ठीक है। पहले आप ये नोट कर लो अच्छे से, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। चलो तो अब क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन से क्लियर समझ में आएगा आपको कि इफेक्ट को कैसे लगाना है हमें, ठीक है। अभी मैंने सारे इफेक्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के हैं। क्या बताया था मैंने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में? सबसे पहले लगाना है बैक बॉन्डिंग। सबसे पहले आप क्वेश्चन में सोचो बैक बॉन्डिंग, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव, ये हमें लगाना है। बताओ इन तीनों में से कहां पर बैक बॉन्डिंग है? तो साफ साफ दिख रहा है कि सी वाले में बैक बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है और यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये दे देगा। इन दोनों में नहीं है तो सी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्यों? यहां पर BBS बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी लग रही है। क्लियर? अब जरा ए में और बी में देख के बताओ, एरोमेटिसिटी पे चलो, क्या ये एरोमेटिक हो सकते हैं? ये तो साइक्लिक ही नहीं है, तो एरोमेटिक की बात ही नहीं आती। तीसरा फैक्टर रेजोनेंस लगाओ, क्या इसमें रेजोनेंस है? यस, प्लस सिंगल डबल, एक बार रेजोनेंस मतलब एक बार कॉन्जुगेशन। यहां रेजोनेंस नहीं है तो सीधा सीधा ए वाला ज्यादा और फिर बी, सीधा सा है। कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है और बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, ABC बैक बॉन्डिंग सोचो, क्या बैक बॉन्डिंग है? कहीं पे कोई ऐसा एटम नहीं दिख रहा जिसके पास लोन पेयर हो, इसका मतलब कहानी खत्म है, बैक बॉन्डिंग नहीं है। अब चलना आपको एरोमेटिसिटी पर, ये आप ध्यान से देखो, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। क्यों? ओवरऑल कॉन्जुगेशन नहीं है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन नॉन प्लेनर है, ये दोनों कार्बन। यहां एरोमेटिक है, तो ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक। तो क्या आता है? एरोमेटिक पहले, फिर नॉन एरोमेटिक और लास्ट में क्या आता है? एंटी एरोमेटिक। कहानी खत्म। इस तरीके से आपको सोचना है। मेन चीज क्या है, ये क्वेश्चन देख लोगे तो आप कहानी समझ जाओगे क्या हो रहा है। थर्ड वाले में देखो, PS3C+, 3 बेंजीन रिंग का रेजोनेंस 2 का और यहां पर 1 का ऐसा लगा है, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं। अलग अलग रिंग के बारे में बात करें तो एरोमेटिक है, ठीक है। तो हम रेजोनेंस से कर लेंगे कि कार्बोकेटाइन है तो यहाँ 3 रिंग में जा रहा है, तो A सबसे ज्यादा, यहाँ 2 रिंग का रेजोनेंस तो B, उसके बाद C। इस तरीके से आपको चलना है। अगला देखो जरा, बैक बॉन्डिंग बताओ ABC में से कहीं है क्या? कहीं लोन पेयर वाला आइटम नहीं मिल रहा, मतलब बैक बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। दूसरा एरोमेटिसिटी है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे नॉन एरोमेटिक है ना, साइक्लिक ही नहीं है, ठीक। तीसरा रेजोनेंस देखना जरा, प्लस सिंगल डबल, 2 रेजोनेंस है, यहां मैं लिख रहा हूं 2 कॉन्जुगेशन। यहां कितने हैं? 2 कॉन्जुगेशन कह रहा हूं मैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। यहां देखना, प्लस सिंगल डबल, लेफ्ट साइड कॉन्जुगेशन है, राइट साइड नहीं, तो 1 कॉन्जुगेशन। और यहां प्लस सिंगल डबल 1 कॉन्जुगेशन। तो पहले क्या आएगा? 2 कॉन्जुगेशन वाला, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो ए वाला सबसे ज्यादा। अब बी और सी में कंपेयर कराना, तो एक रेजोनेंस इधर है, एक कॉन्जुगेशन इधर, मतलब एक कॉन्जुगेशन इधर, एक इधर है, ठीक। अब चलो आप किस पे? हाइपर पे। तो इस कार्बोकेटाइन के अल्फा H कितने हैं? उसके पास वाला कार्बन ये भी है और ये भी है, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये लेंगे। क्यों? कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज वाला लेना है आपको जब भी अल्फा H काउंट करोगे। तो यहां कितने H हैं? 2 H हैं। यहां कितना H है? एक ही H है। तो यहां पर 1 कॉन्जुगेशन के साथ प्लस क्या है? 2 अल्फा H है। यहां 1 कॉन्जुगेशन के साथ 1 अल्फा H है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ये वाला जीत गया, तो बी वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा, और फिर क्या आएगा? सी वाले का, ठीक। यहां पर एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि कभी अगर आपको एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और क्रॉस कॉन्जुगेशन की बात आएगी, जैसे ये एग्जांपल क्रॉस कॉन्जुगेशन का है, जैसे मान लो सपोज एक क्वेश्चन में यहां पे बना के बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6, आपको इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करानी है, ध्यान से सुनना, और इसकी कंपेयर करानी है। यहां प्लस, यहां डबल और यहां डबल। इधर ध्यान दो, प्लस सिंगल डबल लेफ्ट साइड कॉन्जुगेशन, राइट साइड इंडिविजुअल, जबकि यहां प्लस सिंगल डबल बढ़ रहा है। तो ये एग्जांपल है किसका? क्रॉस कॉन्जुगेशन का। किसका है? क्रॉस कॉन्जुगेशन का। और ये एग्जांपल किसका है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का। एक्सटेंडेड, अगर आप रेजोनेंस की बात करोगे तो आप बोलोगे सर यहां भी 2 कॉन्जुगेशन, यहां भी 2 आ रहे थे, तो ये एक्सटेंडेड है, मतलब लगातार चल रहा है, प्लस सिंगल डबल, जबकि यहां प्लस सिंगल डबल लेफ्ट साइड, प्लस सिंगल डबल राइट साइड, अलग अलग है। इसका मतलब ये क्रॉस है और ये एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड वाला ज्यादा स्टेबल करता है कंपेरिजन टू क्रॉस। तो अगर मैं इसको ए
और इसको बी लिखूंगा तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। समझ गए बात को? तो इससे कनेक्ट करके एक क्वेश्चन ये भी मैंने बना दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक नए टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर एक रूल लगता है जिसको बोलते हैं ब्रेड रूल। ध्यान से सुनना जरा। ब्रेड रूल क्या कहता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज अनस्टेबल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ऐसा बोल दो आप, है ना, इज अनस्टेबल एट ब्रिज हेड पोजीशन, ब्रिज हेड पोजीशन। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना जरा। इन पोजीशन को बोलते हैं ब्रिज हेड। कौन सी वाली? ये वाली। इस कार्बन को ब्रिज हेड कार्बन, और ये तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला जो एटम है वो अनस्टेबल कर देता है इसको। कैसे? ध्यान से सुनना जरा। यहां पर एक्चुअल में होता क्या है, चलो ये तो ब्रिज हेड नहीं है, इसको मत लिखना। ब्रिज हेड का मतलब क्या है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड में ऐसा मिलेगा। एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से होता है। इस तरीके से होने का मतलब क्या है, ये वाला जो कार्बन है ये ऊपर से निकल के आया। मतलब अगर मैं आपको बना के बताऊं तो कुछ ऐसा है, ये इस तरीके से है, ठीक है। ये कार्बन जो बाहर निकल के आ रहा है ये वाला, वो इस तरीके से है, मतलब वो अलग प्लेन में आ गया। जबकि कार्बोकेटाइन तो प्लेनर होते हैं, स्ट्रक्चर तो नॉन प्लेनर हो रहा है। इसका मतलब ये हाईली अनस्टेबल है। लेकिन अगर आप इसको देखो, इसको देखो, तो यहां भी ब्रेड रूल लग रहा है, यहां भी ब्रेड रूल लग रहा है। अब इन दोनों में स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर कराओगे? जितने ज्यादा ब्रिज में कार्बन, जैसे आप इसको और इसको आपने एक कार्बन से जोड़ा है, इसको आपने यहां दो कार्बन से जोड़ा है, तो जितने ज्यादा कार्बन इस ब्रिज को जोड़ रहे हैं, ब्रिज हेड कार्बन को जोड़ रहे हैं, वो स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। क्यों? रिजिडिटी कम हो जाती है। जितने कम कार्बन होंगे उतना फिक्स रहेगा ये, जितने ज्यादा कार्बन उतना आसानी से मूव कर सकता है, मतलब नॉन प्लेनरिटी को थोड़ा बहुत झेल सकता है। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा तो रिजिडिटी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर आपको दो ब्रिज हेड में कंपेयर कराना है तो आप ध्यान से सुनो जरा। ए बी सी में से यहां पर ब्रेड्स रूल, यहां पर ब्रेड्स रूल, यहां पर ब्रेड्स रूल नहीं है सीधा, तो सी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल कर देगा। अब ए और बी में दोनों में ब्रेड रूल था, बी आर मतलब ब्रेड रूल लिख रहा हूं ना, तो दोनों में ब्रेड रूल था, जितने ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो बी आएगा और फिर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था जहां पर ब्रेड रूल लगता है। ब्रेड रूल क्या कहता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला जो कार्बन यहां पर बनाओगे कार्बोकेटाइन, तो वो क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा स्ट्रक्चर को। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो sp2 प्लेनर होना चाहिए, जबकि स्ट्रक्चर तो नॉन प्लेनर होता है, इस टाइप से होता है। ठीक है, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के साथ। कार्बोकेटाइन कार्बन आयन में सेम फैक्टर हम लगाते हैं। सबसे पहले बैक बॉन्डिंग सोचो, ए में, बी में, सी में कहीं बैक बॉन्डिंग हो रही है क्या? 2p3d वाली कहीं भी बैक बॉन्डिंग नहीं। क्यों? हेटेरोएटम ही नहीं है, लोन पेयर वाला ही नहीं है। ठीक है, या वैकेंट डी वाला नहीं है, ऐसा बोल दो, तो बैक बॉन्डिंग नहीं है। अब क्या करोगे, एरोमेटिसिटी से चलोगे। बताओ जरा एरोमेटिसिटी से। ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, क्यों? ये sp3 हो गए। ये एंटी एरोमेटिक है, क्यों? 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एरोमेटिसिटी से आंसर आ जाएगा क्या, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक, सीधा सीधा। अगला देखना जरा, नेगेटिव सिंगल डबल, इधर भी कॉन्जुगेशन। अच्छा, सबसे पहले बैक बॉन्डिंग तो देख लो, कहीं बैक बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, एरोमेटिसिटी की बात करें तो कोई भी एरोमेटिक नहीं है, तीनों ही नॉन एरोमेटिक। क्यों? यहां ये sp3 है, यहां ये sp3 है, यहां ये सारे sp3 है तीनों, तो नॉन प्लेनरिटी तो वैसे ही आ गई। अब चलोगे आप आगे रेजोनेंस पे। नेगेटिव सिंगल डबल, देखना ध्यान से, नेगेटिव सिंगल डबल, इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, इधर भी और इधर भी। ध्यान से सुनना, नेगेटिव सिंगल डबल, ये पूरा का पूरा यहां जा रहा है। मतलब ये तो यार वैसा हो गया एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्रॉस कॉन्जुगेशन, और दो बार ही हो रहा है। यहां भी नेगेटिव सिंगल डबल दो, और यहां भी नेगेटिव सिंगल डबल और नेगेटिव सिंगल डबल। लेकिन ये क्रॉस है, ये एक्सटेंडेड है, और एक्सटेंडेड वाला ज्यादा होता है, बी वाला ज्यादा होगा किससे, क्रॉस से, ए वाले से। अब सी में तो सिर्फ एक ही रेजोनेंस है बस, तो सी वाला लास्ट में कर दो। इस तरीके से करा करो, जल्दी आंसर आएंगे आपके और सही आएंगे। क्या इन दोनों में से कहीं भी बैक बॉन्डिंग है क्या? बिल्कुल है। क्यों? नेगेटिव और सीएल के पास वैकेंट डी, या तो वैकेंट ऑर्बिटल होते ही नहीं है, तो वैकेंट ऑर्बिटल यहां मिल गया इसको, तो 2p3d ओवरलैपिंग, बैक बॉन्डिंग ए का ज्यादा किससे, बी से। बहुत सिंपल। यहां देखो जरा, क्या कहीं बैक बॉन्डिंग दिख रही है? इसमें दिख रही है, इनमें नहीं दिख रही। क्यों? सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है भाई, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, इन सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो यहां वैकेंट 3d है, ये बैक बॉन्डिंग करेगा, तो ए वाले ने बैक बॉन्डिंग कर ली, तो ए सबसे ज्यादा। अब बी और सी में कैसे कराओगे? यहां बैक बॉन्डिंग तो नहीं है, लेकिन इसका -I है, ऑक्सीजन का क्या है, -I है, जो कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या कर देगा, इसको स्टेबल कर देगा, तो बी वाला आएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा, सी वाला आएगा। बहुत सिंपल सा है। अगला देखना जरा, यहां पर 3 रिंग का रेजोनेंस, यहां 2 रिंग का, यहां 1 रिंग का, तो जैसे कार्बोकेटाइन में था वैसे यहां पर हो जाएगा, तो सीधा सीधा ऑर्डर।
अगले वाले में ध्यान से देखना, यहां इफेक्ट लगेंगे कैसे, CH2 नेगेटिव के ऑर्थो पे OCH3 है, यहां SIR इफेक्ट नहीं लगाना आपको, किसमें, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में। SIR इफेक्ट कहां लगाओगे, 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन में और कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, बाकी कहीं नहीं लगाना। तो यहां मैं लिख रहा हूं क्या, प्लस M एंड माइनस I होता है, याद करो ईथर का, OCH3 का। यहां क्या लगाऊंगा, ओनली माइनस I, क्यों, मेटा पे M काम नहीं करता। और यहां क्या लगाऊंगा, प्लस M एंड माइनस I। अब M इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, तो M से तो आंसर हम कर नहीं पाएंगे, ठीक। यहां प्लस M आ रहा है, यहां प्लस M आ रहा है, यहां प्लस M नहीं आ रहा है, तो पहली बात कार्बेनाइन है, तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस I माइनस M, इनवर्सली टू प्लस I प्लस M, तो कार्बेनाइन में तो B ज्यादा स्टेबल हो गया। अब इन दोनों में प्लस प्लस दोनों जगह ही आ रहा है, तो प्लस M से कंपेयर नहीं करें, क्यों, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। माइनस I से यहां कंपेरिजन हो जाएगा, माइनस I वाला जितना पास लगा हो कार्बेनाइन को उतना अच्छा है, उतना जल्दी खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन स्टेबल कर देगा कार्बेनाइन को, तो B A और फिर लास्ट में क्या आएगा, C। इस तरीके से आपको कंपेयर कराना है, समझ गया बात को, फटाफट से नोट करो, फिर और कुछ क्वेश्चन भी लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ फ्री रेडिकल के क्वेश्चन हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं और इसको इंटरमीडिएट वाले टॉपिक को खत्म करते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन या फ्री रेडिकल से रिलेटेड स्टेबिलिटी अगर कभी पूछेंगे तो वैसा पूछेंगे। मैंने आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करके यहां बता दिए, ध्यान से देखना जरा। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी वैसे ही सोचेंगे जैसे कार्बोकेटाइन, बस रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव करके लगाना। जैसे यहां देखो, ये रेडिकल सिंगल डबल, एक कॉन्जुगेशन, यहां डबल बॉन्ड पर ही रेडिकल है, डबल बॉन्ड पर ही रेडिकल है, ठीक है, और यहां रेडिकल के साथ भयंकर रेजोनेंस बेंजीन का। तो अगर मैं इसको A बोलूं, इसको B बोलूं, इसको C बोलूं, तो देखो C की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्यों, रिंग का रेजोनेंस है। फिर आएगा इसमें A वाला, क्यों, एक कॉन्जुगेशन है, यहां पर रेडिकल सिंगल डबल एक कॉन्जुगेशन, और लास्ट में मैंने B क्यों रखा, क्योंकि डबल बॉन्ड पर ही रेडिकल है, तो यहां परसेंटेज एस करेक्टर हाइब्रिडाइजेशन वाला तरीका लग जाएगा। 14 वाले में देखना जरा, इसको A बोल रहा हूं, इसको B बोल रहा हूं, इसको C बोल रहा हूं, ध्यान से देखो जरा, रेडिकल सिंगल डबल लेफ्ट साइड, रेडिकल सिंगल डबल राइट साइड, तो रेजोनेंस दोनों तरफ है, रेडिकल सिंगल डबल एक ही तरफ रेजोनेंस है, यहां कोई रेजोनेंस नहीं है, तो सीधा सीधा शायद दो रेजोनेंस जीत गया, A B और फिर C, इस तरीके से, समझ गए। यहां देखो जरा, रेडिकल के साथ 3 और 3 6 और 3 9, 9 अल्फा H है, क्यों, कॉन्जुगेशन तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो यहां 9 अल्फा H, यहां 3 और 3 6 अल्फा H, ठीक है, और यहां सिर्फ 3 अल्फा H, यहां CH3 है ये, ठीक है। इसको A बोलूं, इसको B बोलूं, इसको C बोलूं, तो आंसर है A, फिर B और फिर C, इस तरीके से करना है, तो बहुत इजी होता है रेडिकल का करना, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, 1 2 और 3 ये लेने हैं आपने को। कैसे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में बात करें तो साइक्लोप्रोपाइल वाली जो रिंग होती है उसमें होता है डांसिंग रेजोनेंस, आपने नाम सुना होगा डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस या डांसिंग रेजोनेंस और बेंट पी ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको, बेंट पी ओवरलैपिंग। इस 3 मेंबर रिंग की इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कि इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करता है, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना, अगर 3 रिंग लगी है उस पर पॉजिटिव, तो वो एरोमेटिसिटी से भी ज्यादा स्टेबल कर देगा। ये क्या है, एरोमेटिसिटी, ये रेजोनेंस वाला है, तो ऑर्डर जो है वो ऐसा होता है इसका, ये आपको प्योरली ध्यान रखना है। बेंट पी ओवरलैपिंग में 3 रिंग लगी हो वो पहले लो, फिर इसको ट्रोपोलियम कैटाइन बोलते हैं ना, ट्रोपाइलियम कैटाइन, और फिर 3 रिंग का रेजोनेंस लो, फिर 2 रिंग का डांसिंग, और फिर 2 रिंग का रेजोनेंस, ठीक है। सेकंड में देखो जरा, यहां भले ही रेजोनेंस है लेकिन 9 अल्फा H डोमिनेटिंग होते हैं कंपेरिजन टू एक रिंग के रेजोनेंस से, तो इसमें ये स्टेबल है, इसलिए मैं अलग से लिखा रहा हूं आपको। आप क्या करोगे, जो मैंने तरीका बताया वैसे क्वेश्चन करोगे और ये केसेस ध्यान रखोगे अलग से, ठीक है। क्योंकि अगर आपने मान लो ये क्वेश्चन अपने वाले तरीके से लगा दिया तो आप बोलोगे सर इसमें रेजोनेंस है, इसमें हाइपर, ये आंसर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बेस्ड वैल्यूज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लिखा है 9 अल्फा H डोमिनेटिंग होते हैं कंपेरिजन टू एक बेंजीन के रिंग के रेजोनेंस से, ठीक है। थर्ड वाला देखना जरा, यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं ब्रेड रूल से रिलेटेड बात। ब्रेड रूल से रिलेटेड बात क्या है, ये जो कार्बेनाइन है ये स्टेबल होता है, जबकि कार्बोकेटाइन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन sp2 है और कार्बेनाइन है, कोई रेजोनेंस नहीं है, लोकेलाइज कार्बेनाइन sp, ध्यान रखना लोकेलाइज कार्बेनाइन sp3 है, और अगर रेजोनेंस करता कार्बेनाइन तो sp2 होता है, ठीक है। तो ये sp3 है, क्यों, इसके पास लोन पेयर होगा, sp3 है मतलब क्या होगा, पिरामिडल होगा, ये ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, और ये क्या है, ये तो प्लेनर है ना भैया, ये प्लेनर है, ये पिरामिडल होगा, कार्बोकेटाइन sp2 प्लेनर है, जबकि ये ज्योमेट्री तो ये बोलती है कि हम प्लेनर है ही नहीं, हम तो ऐसे हैं टेढ़े मुंह के, इस तरीके से। ये जो ज्योमेट्री है इसकी ब्रिज हेड वाली, वो ऐसा कहती है कि ये जो ब्रिज हेड कार्बन है उसके ऊपर ये कार्बन है, परपेंडिकुलर ऊपर ऐसे निकला है,
तो ये ज्योमेट्री नॉन प्लेनर है, जबकि हाइब्रिडाइजेशन से तो प्लेनर होना चाहिए, तो ये यहां पर अनस्टेबल होता है। जबकि पिरामिडल है तो पिरामिडल नॉन प्लेनर ज्योमेट्री में आता है। ठीक है, तो ये कहानी थी जो बतानी थी। मतलब स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करानी है तो कार्बेनाइन ब्रिज हेड पर स्टेबल होता है, जबकि कार्बोकेटाइन ब्रिज हेड पर अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये अपन ने सारा कर लिया कवर। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी समझ गए, कार्बेनाइन समझ गए, फ्री रेडिकल समझ गए। तो अभी तक हमने सारे इफेक्ट वगैरह कवर कर लिए। ठीक है, और हमने स्टेबिलिटी के बारे में समझ लिया। और फाइनल जो ये वाला लेक्चर आप देख रहे हो, यहां पे जो मैं खड़ा हूं इस जगह, यहां तक आप कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आराम से एग्जाम में बना लोगे। बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज करना, तब आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आएंगे तो। ठीक है, नोट करो इसे।